वेलकम टू मोर क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 8 प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें बड़ा मैंने पहला टॉपिक में बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप मेरा प्लेलिस्ट चेक करो और वहां पर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब हम आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं? आज हम पढ़ाने वाले संसाधनों का आयोजन कैसे करना है और उसका संरक्षण कैसे करना है। सबसे पहले समझते हैं आयोजन क्या होता है। आयोजन मतलब होता है ये जो हमारे पास संसाधन पड़े हुए हैं, वो संसाधन को कैसे हम लोग प्लानिंग के द्वारा उसको अपनी बुद्धिपूर्वक कैसे इस्तेमाल करें। और संरक्षण मतलब जो चीज संरक्षण मतलब होता है कि जो संसाधन है उसे बुद्धिपूर्वक सही ढंग से इसे इस्तेमाल करना, उसकी सुरक्षा करना। जब जरूरत हो संसाधन की तभी उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कुछ संसाधन ऐसे भी होते हैं बड़ा जो एक ही बार प्राप्त होता है, दोबारा नहीं मिलता है। अगर वो खत्म हो जाएगा तो आगे जाकर बड़ा हमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमें उसकी क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम आपको थोड़ी सी बातें बताएंगे संरक्षण को लेकर के और आयोजन को लेकर के, भाई किस तरीके से हम अपने संसाधनों को बचा सकते हैं। तो चलिए, आप सभी को पता है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं बड़ा, वो अनलिमिटेड होती हैं, अमर्यादित होती हैं। अमर्यादित मतलब उनकी इच्छाएं दिन प्रतिदिन क्या होती है? बढ़ती जाती बढ़ती जाती। लेकिन एक्चुअल में हमारे देश के अंदर और हमारे यहाँ जो प्राकृतिक संसाधन है बड़ा, वो लिमिटेड है बड़ा, मर्यादित है। इंसान की इच्छाएं जो है वो कभी भरती नहीं है, पर प्राकृतिक संसाधन जो है बड़ा, वो कैसा है बड़ा? मर्यादित है। मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी? अमर्यादित। लेकिन जबकि प्राकृतिक संसाधन कैसा है बड़ा? मर्यादित है। क्लियर ना? अगर बात करूं 100 वर्षों में मनुष्य द्वारा विज्ञान और तकनीकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में असाधारण विकास हुआ है। भयंकर जनसंख्या विस्फोट हुआ है। मतलब हमारे देश में इतना जनसंख्या विस्फोट मतलब क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा जनसंख्या आ जाना, साधनों का उपयोग अत्यंत अधिक बढ़ गया है। मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही, जैसे जैसे लोग बढ़ रहे तो संसाधनों का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। और जब ज्यादा साधनों का उपयोग ज्यादा करेंगे तो बाद में हमें इस प्रॉब्लम को भुगतना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम है? आगे देखिए। इस परिस्थिति के बारे में यदि हम गंभीरता पूर्वक अगर विचार नहीं करेंगे, मतलब अगर ध्यान से उसको नहीं समझेंगे, तो भविष्य में इससे खराब परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। संसाधन को बचा के रखना बहुत जरूरी है। इसी कारण भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य माना जाता है। संसाधनों का संरक्षण करना मतलब क्या होता है? संसाधनों का संरक्षण करना अर्थात संसाधनों का विवेक पूर्वक उपयोग करना। मैंने आपको अभी बताया था ना कि संसाधन का संरक्षण मतलब क्या होता है? संसाधनों को विवेक पूर्वक उपयोग करना। विवेक पूर्वक मतलब शांतिपूर्ण तरीके से उसका उपयोग करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संरक्षण शब्द का सीधा संबंध संसाधनों की कमी से जुड़ा हुआ है। संरक्षण का मतलब होता है, संरक्षण हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संसाधनों की क्या आ गई है बेटा? कमी आ गई है। इसलिए हमें उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत है, हमें उसकी सुरक्षा की जरूरत है। वर्तमान समय में जिस तरीके से दोहन मतलब हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, उसी तरह संसाधनों का अविवेक पूर्वक दोहन मतलब हम लोग बिना सोचे समझे बड़ा किसी चीज को क्या कर रहे हैं बेटा? खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उसका उपयोग हो रहा है। तो विकास और वर्तमान में जीवन स्तर बनाए रखने के लिए ये सिर्फ संसाधन स्वप्न जैसा हो जाएगा। मतलब सिर्फ हम सपना देख रहे हैं कि इतना संसाधन होगा तो हम ऐसे ऐसे करेंगे, सिर्फ सपना देखोगे, वर्तमान में इसको रियल लाइफ में इसको यूज नहीं कर पाओगे अगर खत्म हो गया तो। इसलिए बेटा कभी भी इसको खत्म मत करो, उसको दफना मत दो, खत्म मत कर दो। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए बेटा? जो भी संसाधन है इसको विवेक पूर्वक उपयोग करना है, और जो संसाधन है पुनः उपयोग जैसी बातों को हमें समाविष्ट करना है। हमें ट्राई करना है कि कौन सी ऐसी चीज है जिनका हम दोबारा इस्तेमाल में ले सकते हैं। ऐसी चीजों के बारे में आप सोचो कि मतलब
जो एक बार देखो कुछ संसाधन ऐसे हैं जो एक ही बार बड़ा उसको उपयोग ले सकते हैं, दोबारा नहीं ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी संसाधन हैं जिन्हों हम दोबारा उसको बना सकते हैं, दोबारा हम उसको उपयोग में ले सकते हैं। ऐसे संसाधनों के बारे में हमें सोचना चाहिए, जिससे हमें किसी दूसरे पे निर्भर ना होना पड़े। अगर खत्म हो जाए तो फिर भी हम दोबारा उसको उपयोग में ले सकें। जबकि किसी जैसे वृक्ष हो गया, जीव अस्तित्व पर संकट हो तो उसके लिए अपने को प्लानिंग यानी आयोजित व्यवस्थापन को संरक्षण कहते हैं। अब आपसे पूछे ना कि संरक्षण किसे कहते हैं, तो बड़ा आपको यही परिभाषा लिखना है। बड़ा चलिए, अभी तो हमने आपको बताया कि संरक्षण कैसे करना चाहिए और संरक्षण को किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। तो चलिए, मैं आपको जो विवेक पूर्वक बता रहा था वो विवेक पूर्वक समझाता हूँ कि किस तरीके से हमें अपने संरक्षण, हमें अपने संसाधन का क्या करना चाहिए, बड़ा संरक्षण करना चाहिए। तो कौन कौन सी बातें हैं जो जरूरी है, बड़ा उनको समझते हैं। पहला, सबसे पहले किसी भी एक प्रदेश या एक देश में एक इकाई मानकर उपयोग में लिए गए हैं, अब तक बिन उपयोगी और संभावित संसाधनों उपलब्ध हैं, तो विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करें। मतलब जो संसाधन ऐसे हैं जो किसी काम के लिए बिन उपयोगी हैं, ऐसे संसाधनों को पहले प्राप्त करो और प्राप्त करने के बाद ऐसे संसाधनों के बारे में जानो। अगर जानकारी प्राप्त होने के बाद ये पता चलता है कि भाई उसका हम दोबारा उपयोग में ले सकते हैं, तो वैसी संसाधनों को क्या करो, जीवित करो, उसका अपने लाइफ में यूज करो। पॉइंट नंबर 2 क्या है बेटा, जिन संसाधनों का प्रमाण कैसा हो, मर्यादित हो, अनलिमिटेड लिमिटेड हो, उसी को कहते हैं अनवीनीकरण। अनवीनीकरण संसाधन वही होता है बेटा जिनको एक बार उपयोग में लेने के बाद दोबारा उपयोग में ना ले सके, उस संसाधन को कहा जाता है अनवीनीकरण संसाधन। क्या कहा जाता है, अनवीनीकरण संसाधन। अनवीनीकरण संसाधन क्या होता है, जिन संसाधनों का उपयोग एक बार करने के बाद दोबारा उपयोग में ना ले जा सके, उसे कहेंगे अनवीनीकरण संसाधन। उसका वैज्ञानिक रूप से दहन करना चाहिए और उसका उपयोग अनिवार्य हो तभी करो। मतलब जब आपको संसाधन की जरूरत हो तभी आपको उसका उपयोग करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, जिन संसाधनों की मात्रा बढ़ाई जा सके या विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मतलब जो संसाधन लगता है कि बढ़ाने जैसा है उसको बढ़ाओ, उसका विकास करो। जो संसाधन वर्तमान में सरलता से सहजता से उपलब्ध हो, उसे बिगड़ने के बदले उसे भावी आवश्यकताओं के लिए मित बेताब रूप से क्या करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। मतलब जो संसाधन सरलता से आसानी से बच सके, उनसे संसाधनों को क्या करना चाहिए, विवेक पूर्वक तरीके से, बुद्धि पूर्वक तरीके से उसको बचाना चाहिए। ठीक है ना, वो आपके काम बहुत आएगा। मर्यादित मात्रा में उपलब्ध साधन बनाए रखना तथा तकनीकी विकास द्वारा उसके वैकल्पिक स्रोतों की खोज करना लंबे समय अंतराल पर फायदेमंद रहेगा। अगर मान लो कोई उपलब्ध साधन बनाए गए हैं तो साधनों का तकनीकी विकास भी अलग अलग हमारे पास विकल्प होना चाहिए। जैसे पेट्रोल के बदले में हम अगर मान लो पेट्रोल खत्म हो जाता है, डीजल खत्म हो जाता है, खनिज खत्म हो जाता है, तो उसके ऑप्शन में हमारे पास दूसरे कोई ऑप्शन होने चाहिए। जैसे अभी आपको पता है कि जैसे अभी कुछ गाड़ियां जो है बड़ा वो डीजल और पेट्रोल से चलती है बड़ा। अब इसके डीजल और पेट्रोल से चलती है बड़ा, अभी इसके बदले में बड़ा एक नया चीज आ गया बड़ा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी। अब हम बड़ा अगर हमारे पास पेट्रोल और डीजल नहीं होगा तो हम अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक गाड़ी से भी चला सकते हैं। इलेक्ट्रिक लाइट वाली गाड़ी भी निकल चुकी है, लाइट वाली एक्टिवा भी निकल गया। तो धीरे धीरे बड़ा हमारे पास ये क्या आ गया, वैकल्पिक खोज आ गया। मतलब कहने का मतलब कैसा है बड़ा, कहने का मतलब कैसा है कि अगर मान लो हमारे पास पेट्रोल डीजल नहीं होगा तो भी बड़ा हम लोग क्या क्या करते हैं, गाड़ी को चला सकते हैं इलेक्ट्रिक माध्यम से। ठीक है, क्लियर बड़ा। तो ये था वैकल्पिक खोज, उसके लंबे समय तक हमारे लिए क्या रहेगा, फायदेमंद रहेगा। संसाधनों का संरक्षण के लिए शासन द्वारा आवश्यक कानून बनाना चाहिए, उसका नियम बनाकर उसको अमल में लाना चाहिए। नागरिकों को संसाधन को विवेकपूर्वक उपयोग से जुड़ी बातों को अवगत कराना चाहिए। मतलब उनको बताना चाहिए। अवगत मतलब क्या होता है बेटा, उनको बताना चाहिए और उनको जन जागृति लाना चाहिए। मतलब उन सभी को जागरूक करना चाहिए। भाई अगर मान लो रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन होने चाहिए। ठीक है ना। तो ये जो हमने बताया बड़ा, ये संसाधनों का आयोजन और संरक्षण के बारे में हम लोग आपको डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताने जा रहा हूँ कि जमीन का निर्माण कैसे हुआ था। अब हम पढ़ेंगे कि भाई जमीन का निर्माण किस तरीके से होता है। आज मैं आपको
एकदम परफेक्ट वे में बताता हूँ जमीन का निर्माण किस तरीके से हुआ था। ठीक है ना। सबसे पहले अपने अपनी भाषा में समझो बेटा। देखो एकदम नीचे देखो बड़ा, नीचे साइड में ये क्या है, ब्रेड रॉक, यानी कि एक तरीके के यहाँ पर पत्थर वगैरह इसके अंदर है बड़ा। फिर इसके ऊपर की पार्ट पे जाओगे बड़ा, ये आपकी मटेरियल से, ठीक है बड़ा। फिर इसके और जाओगे टॉप सॉइल मिलेंगे, थोड़े थोड़े आपको पत्थर वगैरह मिलेंगे, उसमें कंकड़ पत्थर सब मिलेंगे। फिर यहाँ पर जाओगे थोड़े से कम मिलेंगे, और यहाँ पर जाओगे ऑर्गेनिज्म लेयर मिलेगा, जहां पर किसी भी ऑर्गन को आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, किसी भी चीज का निर्माण कर सकते हो, जैसे पेड़ पौधे लगाना, ठीक है, या घास उगना, ठीक है, कुछ भी चीज हो। तो वो इस तरीके से क्या होती है, जमीन का निर्माण होता है बड़ा। और आपको थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ, जैसे कि मान लो सबसे पहले बड़ा इस तरीके से कंकड़ पत्थर होते हैं बड़ा। फिर इसके बाद धीरे धीरे जब पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो ब्रोकन हो जाते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा टूट जाते हैं। देखो सब जगह से थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, टूट गया। और टूटते टूटते क्या होगा, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है एकदम, और ऊपर क्या हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ मट्टी बच जाती है। बस हमारी क्या होती है, मिट्टी बचती है, जमीन, ठीक है। फिर उसके बाद और जब टूटता है बड़ा, जो और टूटता है बड़ा ये, तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर ये चीजें जो पार्ट बड़ा, ये पूरा का पूरा क्या है बड़ा, हमारा ऐसी मिट्टी है जहां पर बड़ा हम किसी भी पेड़ पौधे को क्या कर सकते हैं, उगा सकते हो। तो इस तरीके क्या होती है बड़ा, मिट्टियों का या जमीन का क्या होता है, निर्माण होता है। आगे बेटा यहाँ पर कुछ यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हैं, उस टॉपिक को हम लोग पढ़ के समझते हैं तो और अच्छे से हमारा क्या होगा, टॉपिक्स क्लियर होगा बेटा। चलिए, जमीन का निर्माण अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे। देखो जमीन यानी कि पृथ्वी की जो पपड़ी है, याद रखना, पृथ्वी की जो पपड़ी पर से अनेक कणों से बनी हुई एक पतली सी परत होती है। जमीन क्या होता है बेटा, पृथ्वी की पपड़ी के अनेक कणों से बनी हुई एक पतली सी परत को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जमीन कहते हैं। पृथ्वी की जो पपड़ी होती है, ठीक है, पपड़ी के अंदर अनेक कण से बनी हुई एक पतली सी परत को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जमीन। तो उस ये जो जमीन है बेटा, जमीन के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो खनिज, नमी, सेंद्रीय तत्व और हवा जैसे वगैरह चीजें मिले होते हैं। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें मिली होती हैं। मिट्टी के नीचे मूल चट्टान के स्तर भी होते हैं। मतलब ये जो मिट्टी है बड़ा, इस मिट्टी के नीचे देखो बड़ा, आपको बड़ी बड़ी चट्टाने देखने को मिलता है। ये चट्टान है, मूल चट्टान बड़ा। जमीन का निर्माण मूल चट्टानों के घिराव से और उसके कटाव से मिलने वाले जो पदार्थ होता है, उस पदार्थ में जैविक अवशेष, नमी और हवा, ये तीनों चीजें देखने को मिलती है। इस तरीके से जमीन का क्या होता है बड़ा, निर्माण होता है। अगर अन्य रूप से कहें तो जमीन के अंदर खनिज और अजैविक तत्व, ये सब प्राकृतिक मिश्रण भी देखने को मिलता है। मतलब उसके अंदर मिनरल मतलब कि खनिज भी होता है और जैविक तत्व भी होते हैं। उसमें वनस्पति में वृद्धि और विकास करने की क्षमता होती है। यानी इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कोई भी वनस्पति, पेड़ पौधे, कुछ भी चीजें उगाएं बेटा, तो हम वो इजीली वे में उगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलकर बनी हुई होती हैं। इसलिए बेटा यहाँ पर इजी वे में क्या हो जाते हैं, हम किसी भी पेड़ पौधे को क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, जमीन का निर्माण होता है। कल मैं एक्चुअल में बताऊंगा कि जमीन क्या होता है और जमीन के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से प्रकार के जमीन होते हैं। ठीक है ना, वो जमीनों के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा। आज मैंने आपको बताया जमीन का निर्माण कैसे होता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसे अच्छे से याद रखना कि जमीन का निर्माण कैसे होता है। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, बस सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है। इससे अच्छे से आपको क्या करना है, लिख लेना है। सबसे पहले पढ़ाएंगे जमीन किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की जो पपड़ी पे अनेक कणों से बनी हुई एक पतली सी परत को कहते हैं जमीन। उसके अंदर क्या क्या चीजें मिले होते हैं बेटा, तो खनिज, नमी और सेंद्रीय तत्व और हवा मिला होता है। और जब मिट्टी के नीचे क्या होता है बेटा, मूल चट्टान होते हैं, ये रहा। उसके बाद जमीन का निर्माण करने में मूल चट्टान तो होते हैं, मूल चट्टान का घिराव होता है, कटाव से मिलने वाले जो पदार्थ होते हैं वो भी, उसके अंदर अजैविक अवशेष, नमी और हवा, तीनों चीजें मिली होती हैं।
अगर अन्य तरह से कहें तो खनिज और अजैविक तत्व दोनों प्राकृतिक का मिश्रण होता है। इस तरीके से इसी के कारण वनस्पति में वृद्धि होता है और विकास करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, जमीन का निर्माण होता है। आई होप जमीन का निर्माण क्या टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे। कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को नया टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जमीन के बारे में बताऊंगा, जमीन के प्रकारों के बारे में डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।